Yeah. Good evening, everyone. Welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza from Mumbai, and today I'll continue with the same topic, that is non-banking financial institution and all India financial institution. Okay, which is very important for your SEBI Grade A exam 2020. ठीक है, and I'll discuss some of the MCQ questions on non-banking financial company and institution and all India financial institution. ठीक है, चलिए, before we start, please subscribe our channel and press the bell icon so that whenever we will have our lecture, you will get the notification, and also please share this session so that others will also be a part of it. Okay, चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, सी bank classification according to law. The first option we have private bank, second option we have scheduled bank, the third option we have non-scheduled bank, and the fourth we have both B and C. चलिए, आपके पास 10 seconds है. Please don't get confused. If you have any doubts, कोई भी डाउट्स है अगर आपको, तो प्लीज हमारे चैट बॉक्स में डालिए. आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट. रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट आउट. बैंक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होना चाहिए? प्राइवेट बैंक होना चाहिए, शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए, या फिर बोथ बी एंड सी होना चाहिए? ये जो MCQ क्वेश्चंस है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए, सभी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट किस क्वेश्चंस है. तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कहाँ तक आप लोगों का प्रिपरेशन हुआ है और कहाँ करना है, किधर कहाँ तक करना है. तो आप लोगों को इसके थ्रू पता चलेगा. ठीक है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट आउट. चलिए मैं बता देती हूँ. बैंक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ आर. बैंक आपको पता है बैंक क्या है? बैंक है विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स and provides loans and advances to customers. Okay, and classification, what do you mean by classification? Classification means category. ठीक है, तो लॉ के हिसाब से हमारे कंट्री में बैंक का कैटेगरीज कस्टमर्स के लिए कैटेगरी जो है, क्लासिफिकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए? या तो प्राइवेट बैंक होना चाहिए, या तो शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए, या नॉन शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए, या बोथ बी एंड सी होना चाहिए? तो द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी, दैट इज शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक. ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक हम लोग उसको बोलते हैं, वी कैन से scheduled banks are those banks which are entitled to borrow money from RBI for banking purposes. ठीक है, ये शेड्यूल्ड बैंक क्या करती है? बोरो करती है फ्रॉम RBI. बोरो मीन्स टेक एंड यूज. ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि RRB हो गया आपका एग्जाम्पल, हो गया आपका रीजनल रूरल बैंक, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक. The third one we have foreign bank. तो these are the examples of scheduled bank. ठीक है, अब आप लोग को लग रहा होगा कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है? What is non scheduled bank? Non scheduled bank are those bank which are not entitled to borrow from RBI. ठीक है, वो क्या करती है? RBI से बोरो पैसा नहीं लेती है until and unless. ठीक है, होल्ड, until and unless अंडर एबनॉर्मल सिचुएशंस, जब भी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है तभी ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है, ये आरबीआई को अप्रोच करती है टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, ओके, फॉर द कस्टमर्स. ठीक है, तो बैंक के हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से लीगली बैंक का क्लासिफिकेशन फॉर कस्टमर्स कैसा होना चाहिए? दैट इज बोथ B and C. The correct option is both B and C. Okay.
चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी, IDBI serves as the dash institution for term finance to industries. The first option we have Apex, the second we have CAT, the third we have IIT, and the fourth we have none of these. Read the question carefully and try to solve out. आप लोगों को पता है ना IDBI, what is IDBI? Industrial Development बैंक ऑफ इंडिया। ओके, हमारा ये हो चुका है, इस टॉपिक पे कवर हो चुका है। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन और ट्राई कीजिए आंसर आउट करने का। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे चैट बॉक्स पे डालें। आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट प्लीज़। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। IDBI, that is Industrial Development Bank of India, serves as the apex. Correct answer क्या है? Apex. That means top. ठीक है? Apex. IDBI serves as the apex institutions for term finance to industries. मैं आपको बता देती हूँ apex क्या है. Apex क्या है? It is also an institution. Okay? It is also an institution फॉर होलसेल ऑर्गेनाइजेशन मेनली फॉर फंडिंग। ठीक है, एपिक्स क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, होलसेल ऑर्गेनाइजेशन है मेनली फॉर फंडिंग, दैट इज टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस एंड गारंटी फैसिलिटीज टू MFIs। ये क्या करती है? MFIs को प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये व्हाट इज MFIs? MFIs क्या है? दिस इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ओके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसका भी फंक्शंस वन एंड ऑल सेम है। ये MFIs क्या है? ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि उस कस्टमर्स या उस बोरोवर्स को लोन या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके पास दोज हु आर नॉट एक्सेस टू एनी बैंकिंग फैसिलिटीज, मतलब जिस कस्टमर्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती है कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए। तो ये MFIs क्या करती है? उन कस्टमर्स को या उन बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसका द करेक्ट आंसर इज दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सर्व्स एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, द करेक्ट आंसर इज एपेक्स। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। या सी, प्लीज read the question. With reference to the microfinance institution, that is MFIs, okay, consider the following statement. Hold, MFIs जो है that is मैं आपको अभी बता चुकी हूँ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि which statement is correct for this MFIs. Okay, see, the first option is at present MFIs obtain finance from bank according to RBI guidelines. ठीक है, the second option we have MFIs provide small scale credit to low income households and a small informal business. Which of this statement is or are correct? See, only one या फिर only two या both one and two या फिर D neither one nor two. सोचिए, you have 10 seconds. Very important one, very important MCQ for your exams. Please try to find out the answer, please. With reference to microfinance institution, consider the following statements. मैं आपको बता चुकी हूँ कि MFIs क्या है। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करती है फॉर मेनली फॉर बिजनेस पर्पसेस फॉर दोज दैट इज फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज एंड द लोअर ग्रुप्स ऑफ द पीपल, लोअर इनकम ग्रुप्स ऑफ द पीपल। ठीक है,
तो द ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, मैं आपको बताती हूँ. द करेक्ट आंसर इज ओनली बी, दिस वन, ओनली बी. ठीक है. एट प्रेजेंट MFIS obtained फाइनेंस फ्रॉम बैंक. ठीक है, अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस. ये क्या करती है, MFIS क्या करती है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या करती है, इसमें ये ना RBI गाइडलाइंस के अंडर, मतलब RBI से क्या करती है, बोरो करती है फाइनेंस. ठीक है. एंड द सेकेंड ऑप्शन वी हैव MFIS प्रोवाइड स्मॉल क्रेडिट फैसिलिटीज टू लो इनकम हाउस होल्ड एंड स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेस. मैं जैसे कि बताई हूँ आपको कि ये क्या करती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू दी लोअर income groups of the people and the middle class in the rural and urban areas, mainly for business purposes. ठीक है. So the correct answer is number B. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, या वेरी इंपॉर्टेंट वन, ध्यान देना प्लीज. द ICICI was formed in ऑप्शन A 1952, ऑप्शन B 1953, ऑप्शन C 1954 एंड ऑप्शन नंबर D 1955. क्वेश्चन देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों की द ICICI मतलब फर्स्ट फॉर्म्ड, मतलब इन वर्ल्ड बैंक में कब ICICI फॉर्म्ड हुई थी वर्ल्ड बैंक में. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज. ये इंडिया कंट्री का, हमारे इंडिया कंट्री में नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फॉर द वर्ल्ड बैंक की, मतलब फर्स्टली ICICI वर्ल्ड बैंक में कब फॉर्म्ड हुई थी. ठीक है, whether in 1952 or 1953 or 1954 or 1955. Very important question. Try to answer this question please. You have 10 seconds. ICICI, that is Industrial Credit and Investment Corporation of India. Industrial Credit and Investment Corporation of India. याद आया कुछ? ICICI क्या है, हमने पढ़ा था ये ICICI के बारे में. तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है. द ICICI was formed in 1955. This is the correct answer. Formed in 1955 at the initiative of the World Bank, the Government of India and the representative of the Indian industry. Okay, ये वर्ल्ड बैंक में कब फॉर्म हुई थी, इन 1995. ठीक है, ध्यान देना प्लीज, कब फॉर्म हुई थी, 1995. दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड हमारे इंडिया में ये कब फॉर्म हुई, जून 1994 एट वडोदरा. ठीक है, इंडिया में ये कब फॉर्म हुई, जून 1994 एट वडोदरा. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है. जैसे कि आप लोगों को पता था ना कि ICICI एक मल्टीनेशनल ये है, कंपनी है, कॉरपोरेशन है. ICICI क्या है, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है ना ये. तो ये बोथ इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, दैट इज इन सेवरल कंट्रीज सिचुएटेड है. ठीक है, तो ये फॉर्म कब हुई इन द वर्ल्ड बैंक, इन 1995. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. या important one. Which of the following is false about non-banking financial company? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, NBFC के बारे में है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. ये क्या है, NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. The second option we have NBFC do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. ठीक है. The third option we have deposit insurance facility
of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to depositor of NBFC. Okay, and the fourth option we have, NBFC cannot undertake insurance business. Sorry, ठीक है, तो ये हमारा 4 ऑप्शंस है. तो प्लीज पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और ट्राई आउट टू आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर योर एग्जाम्स. कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज़, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में डालें प्लीज़. आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट प्लीज़. विच ऑफ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ आंसर इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. द करेक्ट ऑप्शन इज द फॉल्स किस पे है? द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी. NBFC कैन नॉट अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस. ओके, NBFC क्या है? कैन नॉट अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस. आप लोगों को पता है ना कि NBFC क्या है? इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और इंस्टीट्यूशन विच डज नॉट हैव अ फुल बैंक लाइसेंस, है ना. बैंक लाइसेंस उसके पास फुल नहीं है और वो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, नहीं डिपॉजिट्स नहीं लेती पब्लिक से, ठीक है. और वो चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, अपने खुद से चेक इशू नहीं करती है. तो ये जो तीनों ऑप्शंस है, दैट इज NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये तो NBFC का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है. ये होता है NBFC में. द सेकेंड वन वी हैव, NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट. पार्ट ऑफ द पेमेंट मीन्स क्या हो गया? जो फुल पेमेंट है, जैसे कि 5 लाख रुपीज है इसका फुल पेमेंट, ठीक है. तो ये क्या करती है, इसमें NBFC का एक रूल है कि क्या अगर 5 लैक्स है तो 5 लैक्स में ये ना 5 लैक्स फुल देगी. पार्ट ऑफ द पेमेंट मीन्स हाफ करके ये नहीं प्रोवाइड करेगी, ठीक है. तो ये फैसिलिटी डू नॉट फॉर्म पार्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ. तो ये फैसिलिटी NBFC में नहीं है. मतलब पार्ट पेमेंट नहीं करेगी तो फुल पेमेंट करेगी, ठीक है. The third option we have, Deposit Insurance Facility of Deposits Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to depositor of NBFC. ये क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी और जो गारंटी फैसिलिटी है ये अवेलेबल नहीं है. डिपॉजिटर जो डिपॉजिट करता है NBFC में, जो मनी डिपॉजिटर है, उस डिपॉजिटर को ये अवेलेबल, ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. तो ये भी NBFC का ये करेक्ट है. इस NBFC के बारे में ये भी करेक्ट है. NBFC के बारे में दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वन ऑफ NBFC, बट दिस इज द रॉन्ग वन, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है. NBFC कैन नॉट अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस मीन्स क्या? इंश्योरेंस मीन्स क्या? अंडरटेक मीन्स क्या? NBFC डिड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, ठीक है. So the correct option is number D. ठीक है, this one number D. This is the false statement about NBFC. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. या सी NABARD, that is NABARD. NABARD has entered into collaboration with which European country for a special program on soil protection and rehabilitation of food security. NABARD, that is, पता है ना NABARD क्या है? पता ही होगा, होना चाहिए भी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा टॉपिक कवर हो चुका है. दैट इज, बता देती हूँ फिर से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है. ये क्या है? नाबार्ड. तो ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि नाबार्ड किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशंस मीन्स क्या हो गया?
वर्किंग टुगेदर, कोलैबोरेशन मीन्स क्या हो गया, वर्किंग टुगेदर, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाबार्ड किस कंट्री, किस यूरोपियन कंट्री के साथ मिलके काम करी है, किसके ऊपर, किस प्रोग्राम के ऊपर, सॉइल प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन फॉर फूड सिक्योरिटी। रिहैबिलिटेशन मीन्स क्या हो गया, मैं बता देती हूँ इधर, हाँ, बिल्डिंग रेप्यूटेशन, क्या करती है, रेप्यूटेशन बढ़ाती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिसफेवर, ठीक है। तो चलिए बताइए, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा जर्मनी, द सेकेंड ऑप्शन वी हैव, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड है स्पेन एंड फोर्थ है इटली। तो बताइए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, टेक योर टाइम। ध्यान से पढ़िए, स्पेशल प्रोग्राम ऑन सॉइल प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन फॉर फूड सिक्योरिटी, किस कंट्री के साथ मिलजुल के नाबार्ड ने ये प्रोग्राम इन्वेंट किया था। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ट्राई टू सॉल्व आउट प्लीज, you have 10 seconds with you. Germany or France or Spain or Italy। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, नाबार्ड हैज एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन विथ जर्मनी, ठीक है, किसके साथ हुई थी कोलैबोरेट, मिलजुल के किसके साथ काम कर रही थी, कोलैबोरेशन विद जर्मनी, द यूरोपियन कंट्री फॉर अ स्पेशल प्रोग्राम एंड ऑन सॉइल प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन फॉर फूड सिक्योरिटी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सॉइल प्रोटेक्शन मीन्स क्या हो गया, मिट्टी, डिग्रेडेड वन, जो खराब हो जाती है मिट्टी, उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए सॉइल प्रोटेक्शन, एंड रिहैबिलिटेशन फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मीन्स क्या हो गया, न्यूट्रियस फूड, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड, मतलब कैसा फूड अगर प्रोवाइड हो आगे कस्टमर्स को तो किस हिसाब से होना चाहिए, उसकी न्यूट्रियस फूड होनी चाहिए, ठीक है। तो नाबार्ड किसके साथ कोलैबोरेट हुई थी, जर्मनी के साथ, ठीक है। फर्स्ट वन वी हैव इज द करेक्ट आंसर, जर्मनी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सी अगेन एनबीएफसी, ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज एनबीएफसी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द ऑप्शन ए आरबीआई एक्ट 1934, ऑप्शन बी कंपनीज एक्ट 1956, ऑप्शन सी एनबीएफसी एक्ट 1956 एंड नंबर डी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 1913। तो चलिए बताइए, ये तो आप लोगों को जल्दी पता ही रहना चाहिए कि ये क्या ऑप्शन होगा इसका। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द, इतना तो मालूम है ना कि एनबीएफसी जो है ये ओन बाय गवर्नमेंट नहीं है, इनके पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस एमसीक्यू के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा आपका कहाँ तक हुआ है कवर अप, कहाँ तक बाकी और कहाँ तक प्रिपरेशन करना है आपको, ओके। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और प्लीज ट्राई टू सॉल्व आउट द आंसर। whether it is RBI Act 1934 or Companies Act 1956 or NBFC Act 1956 or Government Securities Regulation Act 1913। चलिए मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द, इतना तो पता है ना, ये गवर्नमेंट ओन नहीं है तो ये आरबीआई के एक्ट नहीं होगी, आरबीआई गाइडलाइंस के अंदर नहीं होगी रजिस्टर्ड, एनबीएफसी एक्ट नहीं होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट भी नहीं होगी। हमने पढ़ा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 1956, ओके। चलिए
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. या से रीड आउट द क्वेश्चन क्वाइट केयरफुली. स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर. हमारे स्टेट लेवल के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शंस आर गिवन बिलो. नंबर ए, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, दैट इज SFCS. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज SIDC. The third we have State Industrial Investment Corporation, that is SIIC, and number D, all of the above. ये तो पता होना ही चाहिए आप लोग को, फटाफट आंसर आना चाहिए. स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूछा गया है आपको. यू हैव 10 सेकेंड्स प्लीज. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. जो भी डाउट्स है हम क्लियर करेंगे. ध्यान में रखिए, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट. ओके. फर्स्ट ऑप्शन स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, second we have state industrial development, third we have state industrial investment corporation, and the fourth is all of the above. चलिए मैं आपको बता देती हूँ what is the answer of this. स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो सब में स्टेट तो है ही, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है आपका ऑप्शन ए. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एंड नंबर सी स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी है. तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव ही होगा ना. तीनों स्टेट ही है, तीनों करेक्ट ही है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव. तीनों के तीनों स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इन द अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड मेनली फॉर द बिजनेस पर्पसेस. ओके. मेनली एंड फॉर द मिडिल क्लास एंड लोअर ग्रुप्स ऑफ द पीपल. ठीक है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव. तीनों की तीनों स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही है. ठीक है. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. या दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन. सी अच्छे से पढ़िए ध्यान से. द ICICI हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICICI क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICICI? ठीक है. ध्यान से पढ़िए. देखिए ऑप्शन क्या है. नंबर ए, टू असिस्ट इन फॉर्मेशन, expansion and modernization of industrial units in the private sector. ठीक है. नंबर बी है to stimulate and promote the participation of private capital, that is both Indian and foreign, in such industrial units. या फिर ऑप्शन नंबर सी both A and B, या फिर ऑप्शन नंबर डी none of this. अगर आपको ICICI के बारे में मालूम आपने अगर पढ़ा है, मैंने तो कंप्लीट किया है अपना टॉपिक, मैंने पढ़ाया भी है, अगर आपको याद है तो आप फटाफट आंसर प्रोवाइड कीजिए प्लीज. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज. तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या है. पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ICICI जो है इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी. पता है ना? पता ही है. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है ना ये. ठीक है. तो ये क्या करती है, इनसाइड इंडिया ही प्रोवाइड नहीं करती है फाइनेंस फैसिलिटी, बट ये आउटसाइड इंडिया भी प्रोवाइड करती है इन सेवरल कंट्रीज में. ठीक है. तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया. चलिए हमारा पढ़ते हैं हम क्या है इसका, अब आपको समझ में आएगा बराबर. फर्स्ट क्या है, टू असिस्ट इन द फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मीन्स क्या हो गया, टू फॉर्म समथिंग, मतलब किसी चीज का न्यूली फॉर्म करना. ठीक है. कुछ न्यूली बनाना, फॉर्म करना, स्टार्ट करना. ठीक है. सेकेंड वन वी हैव एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन्स लार्जर, बढ़ाना. इसका मीन्स क्या हो गया, टू फॉर्म. ओके.
डोंट गेट कंफ्यूज। एंड एक्सपेंशन मीन्स क्या हो गया, मोर लार्जर, मीन्स एक्सपैंड करना। आपने सुना हो ना, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, मतलब एक ब्रांच अगर दिल्ली में है तो दूसरा ब्रांच मुंबई में है, ऐसा। तो ये आपका बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, या फिर आउटसाइड इंडिया भी है, तो ये क्या है, एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। द थर्ड वी हैव मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स क्या हो गया, टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी या फिर नीड्स और हैबिट्स ओके। तो क्या है, द फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू असिस्ट इन द फॉर्मेशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन द प्राइवेट सेक्टर। हाँ, मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो आईसीआईसी जो है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। द सेकेंड ऑप्शन वी हैव टू स्टिम्युलेट मीन्स टू इनकरेज इट आउट, ओके, इनकरेज। 1 minute, okay. To stimulate means to encourage and promote the participation of private capital, that is both Indian and foreign, in such industrial units. मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो ICICI है, ये क्या है, बोथ इन इंडिया भी है, अपना फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, एंड आउटसाइड इंडिया भी अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अब तो मालूम पड़ ही गया होगा आपको कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है नंबर सी, बोथ ए एंड बी। द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। आईसीआईसी क्या है, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ये एक मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड ऑल्सो इन सेवरल अदर कंट्रीज, ठीक है। ये क्या करती है, बिजनेस को एक्सपैंड करती है, फॉर्म करती है, मॉडर्नाइज करती है, एंड ऑल्सो इन इंडिया एंड सेवरल कंट्रीज। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी, दोनों। सॉरी, द मेन ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, ओके। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। या सी, दिस इज ए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द मेन फंक्शन ऑफ यूटीआई, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी थ्रू सेल ऑफ यूनिट, okay. The second option, to invent the savings so mobilized in corporate security etc, ठीक है। The third option we have to serve unit holder along the length and breadth of the country, and the fourth one we have all of the above। चलिए, आपके पास 10 seconds है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, पता है ना, याद है आपको, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इट्स एन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, द मेन फंक्शन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द मेन फंक्शन क्या है, इसके तीनों मेन फंक्शन है, टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी थ्रू सेल ऑफ यूनिट्स, to invent the savings of mobilized in a corporate security etc, and to serve the unit holder along the length and breadth of the country। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या था पता है ना, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या हो गया, मनी इन्वेस्टेड टू अर्न प्रॉफिट। हम लोग इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ पे करते हैं, किस लिए, प्रॉफिट के लिए ना। हमने फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने 5 लाख का कुछ एक शेयर खरीदा, ठीक है, मैंने एक शेयर खरीदा 5 लाख में। तो अगर मैंने 5 लाख में खरीदा, अगर मुझे उस शेयर को किसी और को देना है, मतलब सेल आउट करना है, तो मैं क्या उस शेयर को 5 लाख में सेल करूंगी, या बढ़ा के सेल करूंगी, या कम करके सेल करूंगी। अगर डिमांड है उस शेयर का मार्केट में, तो बढ़ा के ही करूंगी ना, मैं कुछ तो अपना प्रॉफिट ही ढूंढूंगी ना। फॉर नॉर्मल एग्जांपल आप ले लो, आपने कोई सामान खरीदा, आपका बिजनेस है किसी चीज़ का, तो आप जितने में, मान लो 500 में आपने कुछ लेके आया है, तो आपने आपके कस्टमर को कितने में देना है, लॉस मेक में जाके देना है या प्रॉफिट कुछ कमाना है,
पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कुछ प्रॉफिट कमाना है ना, आपने अगर 500 में लिया है तो आपने उसको 200 और 300 एक्स्ट्रा में बेचोगे ना, या तो 600 में या 700 में या 800 में, या तो आपको 300 प्रॉफिट होगा या 200 या 100, लेकिन प्रॉफिट होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट, ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। ये क्या करती है, कम्युनिटीज को इन द रूरल एरियाज और इन द अर्बन एरियाज, जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, जो लोअर ग्रुप्स ऑफ द पीपल होते हैं, उनको ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब ये करती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज ऑल ऑफ द अबव। द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। या सी, रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 11th one. The member of a cooperative society have dash liability. Okay, dash liability. Option is limited liability, number 1. The second option we have unlimited liability. The third option we have joint, and the fourth we have joint and several. Liability assets, cooperative society, याद है ना? चलिए, try to find out the answer, please. Read the question carefully. किसका पूछा है, द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होना चाहिए आंसर? आप लोग, आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो जितने भी सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, प्लीज। हाँ, टेक केयर, प्लीज try to solve it out. The member of a cooperative society have dash liability, whether it is limited liability or unlimited liability or joint and several. चलिए मैं आपको बता देती हूँ, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लिमिटेड लाइबिलिटी। द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पता है ना, what is cooperative society? Cooperative society is owned, generally owned by its own members. इसके जो members है यही क्या करते हैं, ये cooperative society चलाते हैं, ठीक है। तो जो cooperative society का जो liability, what is liability? Liability आपको पता है ना, liability means क्या हो गया, debt, कर्जा आपका, क्रेडिट जो आपने लिया है, कर्जा जो लिया है, in the intention of returning it back in future. ओके, तो लाइबिलिटी क्या हो गया, आपका कर्जा हो गया, डेप्थ हो गया। तो द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इज मेनली फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ओके, हु आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेप्थ, ठीक है। ये क्या है, शेयर होल्डर्स के लिए है, जो कि लीगली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर देयर डेब्ट्स, जो उन्होंने कर्जा लिया है, तो उनका जो रहेगा लाइबिलिटी जो रहेगा वो एक लिमिटेड एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट लिमिटेड रहेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? द ऑप्शन इज नंबर ए, लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। या सी, द वर्ड्स लिटरली मीन्स टूगेदर, टू वर्क टूगेदर और एक्ट टूगेदर। द वर्ड लिटरली मीन्स पता है ना एकदम एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? चलिए, द वर्ड लिटरली मीन्स टू वर्क टूगेदर और एक्ट टूगेदर। द ऑप्शन इज नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, द बी वी हैव कंपनी, C we have corporation and D we have association. इसका आंसर तो जल्दी मिलना चाहिए, फटाफट सोच के आंसर दीजिए जरा। जनरली इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो प्लीज और आंसर दीजिए। कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालें, we'll try to convey it out. Number 1 organization, number 2 company, number 3 corporation और number 4 association.
चलिए मैं आपको बता देती हूँ। टू वर्क टुगेदर और एक्ट टुगेदर, मतलब क्या हो गया इसका? मिलजुल के काम करना, और जो भी काम करना है एक्ट, मतलब जो भी हम लोग एक्ट करेंगे वो टुगेदर, एक साथ मिलजुल के। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या हो गया? ये एक मेनली एक फर्म हो गया या बिजनेस, फर्म हो गया या ऑर्गेनाइज या बिजनेस हो गया, ठीक है। ये इसमें होता है टुगेदर, मतलब एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, बट एग्जैक्ट लिटरली एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? ये ऑर्गेनाइजेशन होगा? नहीं होगा। कंपनी होगा? कंपनी होगी क्या? नहीं होगी। ये भी बिजनेस पर्पस। कॉर्पोरेशन होगा? यस, कॉर्पोरेशन होगा। नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड लिटरली मीन्स टू वर्क टुगेदर और एक्ट टुगेदर इज कॉपरेशन। मतलब हम लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल कॉपरेशन, अगर मिलजुल के कॉपरेशन है, एक साथ मिलजुल के करना, कॉपरेट करना कहीं पे भी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क टुगेदर और एक्ट टुगेदर, ठीक है। एंड नंबर डी एसोसिएशन, ये हो गया क्या? ये होगा क्या? एसोसिएशन मीन्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज टुगेदर फॉर सम पर्पस, मतलब एक साथ है ऑर्गेनाइज लेकिन कुछ पर्पस के लिए। तो एग्जैक्ट मीनिंग इसका एसोसिएशन भी नहीं होगा। तो द एग्जैक्ट मीनिंग, द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नंबर सी, दैट इज cooperation. This one. Whole, okay? Yeah. This one. C. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। या 13(1). What is the full form of SIDC? SIDC का फुल फॉर्म क्या है? नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, स्टेट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। Number B, Small Industrial Development Corporation. Number C, Small Institutional Development Corporation. And number D, State Industrial Development Corporation. ये भी हमने पढ़ा है, याद कीजिए। You have 10 seconds with you. Try to solve it out. What is the full form of SIDC? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। द फुल फॉर्म ऑफ SIDC इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म इसका? SIDC का स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। द करेक्ट आंसर इज दिस वन, फुल फॉर्म ऑफ SIDC, ठीक है। ये भी क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। ये भी क्या है? एक फाइनेंस कंपनी है, इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन है, जो क्या करती है? फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मेनली फॉर द इंडस्ट्रियल कंसर्न्स, मेनली फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस। मतलब इंडिया में हमारी इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको बढ़ाओ, प्रॉफिटेबल कैसा हो, बढ़ाना कैसा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हो, आगे और कैसे डेवलपमेंट कैसा हो इंडस्ट्री का, तो ये कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या करती है, इंस्टीट्यूशन क्या करती है? ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, मेनली फॉर द बिजनेस पर्पसेज और फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेज, ओके। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। या important one. Investment is dash. Option number A, net additions made to the national capital stock. Number B, person's commitment to buy a flat or house. Number C, employment of funds on assets to earn interest, to earn returns, sorry. And number 4, D, employment of funds on goods and services that are used in production process. ये थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। अच्छे से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और ऑप्शंस भी पढ़िए, और आपके पास टाइम है, आप यू टेक योर टाइम एंड प्लीज आंसर मी। इन्वेस्टमेंट क्या है? पता है ना आपको इन्वेस्टमेंट क्या है? मनी इन्वेस्टेड फॉर प्रॉफिट, कॉल इन्वेस्टमेंट। मनी इन्वेस्टेड for profit, whether it is net additions made to the national capital stock, या फिर person's commitment, या फिर employment of funds on assets to earn returns, and number 4, employment of funds on goods and services that are used in production purposes. What will be the correct option?
कंफ्यूज ना हो प्लीज। आपके एग्जाम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट, जो भी एमसीक्यूज में डिस्कस कर रही हूँ इन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इन्वेस्टमेंट इज क्या है। इन्वेस्टमेंट मतलब पता है ना आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट क्या है? मनी हम लोग कोई चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं टू गेट प्रॉफिट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वेदर इट इज अ नेट एडिशंस मेड टू नेशनल्स पर कैपिटल, नेशनल कैपिटल स्टॉक, नेशनल कैपिटल स्टॉक के लिए, नो, रॉन्ग। नंबर बी, पर्सन्स कमिटमेंट, कमिटमेंट के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? नो, रॉन्ग। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट्स टू अर्न रिटर्न्स, to earn returns, to gain profit, this is the right option, this is the correct option. Or employment of fund on goods and services that are used in production purposes, no, this is also wrong. The correct option is number C, employment of funds on assets to earn returns. कोई चीज़ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपके पास अ बिग अमाउंट ऑफ सेविंग है या फिर आपके पास अ बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो उस कैपिटल को आपको किस जगह इन्वेस्ट करना है, किस जगह लगाना है, ताकि आगे चल के आपके बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, आपके जो भी बिजनेस के गोल्स है वो गोल्स है आगे चल के फ्यूचरिस्टिक में आपको गोल्स अचीव हो, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन असेट्स टू अर्न रिटर्न इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। 14, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? नंबर सी, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी, दिस वन। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, या लास्ट वन, लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। हमने लास्ट लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस किया था ये LIC के बारे में, है ना, तो आप लोगों को याद होगा। लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, नंबर, ऑप्शन नंबर ए, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या फिर ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर नंबर सी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या फिर नंबर डी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दिस वन इज इजी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए प्लीज। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम, पता है ना? सोचिए और आंसर दीजिए जल्दी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है, इन चारों में से कौन सा है? चलिए मैं बता देती हूँ, द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, ठीक है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये सेशन मेरा अच्छा लगे। तो प्लीज़ ये MCQ क्वेश्चंस बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों ने कहाँ तक प्रिपेयर किया है और कहाँ तक करना है आगे भी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारा टॉपिक ओवर होता है। हमारे MCQ क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस्ड आउट हो चुके हैं। तो ये लेक्चर हमारा, ये टॉपिक पे हमारा लेक्चर आज ओवर होता है। सो थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।